हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जिमी सिंह, ब्रोकर ओनर ऑफ सुपरमैक्स रियल्टी। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट हैपन्स टू मैट्रिमोनियल होम व्हेन कपल गेट डिवोर्स। तो जब भी अनफॉर्चुनेटली कपल डिवोर्स होता है तो उनका जो मैट्रिमोनियल होम है उसका क्या होता है। सो दे सेड इन कनाडा रफली 38 to 40% मैरिजेस एंड अप इन डिवोर्स। और पीछे एक स्टडी थी, आई वाज रीडिंग टोरंटो सन। वो कहते थे कि पोस्ट कोविड जो डिवोर्स रेट है इट विल क्लाइम अप टू 38% और मोर। एंड अनफॉर्चुनेटली divorces can be emotionally taxing, stressful, and they certainly can wreak havoc if you're in a financial situation. So see, divorces are complex if you are bringing kids in the picture as well. So पिछले 50 सालों में जो लॉ है वो अब ये कहता है बीच में कि लेट्स से एक कपल का एक जो पार्टनर है या स्पाउस है, अगर उसने ज़िंदगी में काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं की, सो बेसिकली उसने अपने कैरियर को रोक के फैमिली का केयर किया और बच्चों को आगे अपना डे केयर में जाने की बजाय घर के लिए पैसे बचाए हैं। सो नाउ कोर्ट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स जिसने ज़िंदगी में काम नहीं किया है। सो दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर. And chances are, if you're watching my video somewhere in Ontario, unfortunately you might be getting divorced or already gotten divorced. So ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके कॉमन जो क्वेश्चन पूछते हैं, because in last 15 years my firm or I've been hired by couple of couples to sell their matrimonial home for the best price, and obviously as their fiduciary my job is to keep their information confidential as well. So I'll give you practical tips and pointers कि लॉ क्या कहता है और रियल एस्टेट के एंगल से व्हाट थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर, राइट। सो जो हमारा ओंटारियो का फैमिली लॉ है वो मैट्रिमोनियल हाउस उसको कंसिडर करता है जिसमें कपल का इंटरेस्ट है और वो दोनों बंदे इकट्ठे रह रहे हैं। और मैट्रिमोनियल होम कैन बी वन होम, इट कैन बी मोर देन वन। सो लेट्स से अगर आपका एक घर मिसिसागा में है वेयर ऑल द फैमिली लिव टुगेदर विद द किड्स, and on the weekends you guys go on your cottage up north somewhere in Muskoka or north of Toronto. So that can also be covered under matrimonial home. So before you do anything talk to divorce lawyer. Again, I'm not a legal expert, neither I'm a tax accountant. I'm just giving my angle over 15 years. जब भी मैंने ऐसे केस हैंडल किए हैं क्लाइंट के, what are the common things, right? So apart from your house where you live in the city, you might have a cottage where you go on the weekends. That might be under matrimonial home as well, right? Second thing is, जब भी घर खाली होता है, कई बार क्लाइंट पूछता है कि अगर मैं घर से मूव कर जाती हूँ बाहर या कर जाता हूँ बाहर, वुड आई लूज़ द राइट ऑफ ओनरशिप। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। आपका घर से बाहर निकल के टू अवॉइड द स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा फाइट एंड एक्स्ट्रा अब्यूज़, अगर आप कहीं और जाके रेंट करते हैं, यू आर परफेक्टली फाइन, यू डोंट लूज़ योर राइट। बट कई बार क्या होता है, जो कोर्ट होता है, जज होता है, दे कैन ग्रांट अ काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव पोजेशन कहते हैं, जिसमें एक स्पाउस को कोर्ट का ऑर्डर होता है यू आर नॉट सपोज टू लिव इन द हाउस, सो ही हैज़ टू गो आउट। एंड उसमें लॉक्स भी चेंज कर दी जाते हैं जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड एवरीथिंग. And obviously you can enter the house, but it has to be in you have to give a notice to your other spouse और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ता है, right? So one thing you have to understand is during the proceeding of divorce, neither of the spouse, दोनों में से कोई भी जो spouse है, they can't rent the property, they can't take extra debt or line of credit, or they can't sell the house without the consent of the other partner. So ये जो चीज़ें हैं आपके जहन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. एंड दूसरी बात है कि जो मैट्रिमोनियल होम का ओनरशिप होता है, डजेंट मैटर अगर हस्बैंड का नाम है उसके ऊपर वाइफ का नाम नहीं है, इफ़ दे आर लिविंग टुगेदर ऑन द डे ऑफ सेपरेशन, दैट इज़ देयर मैट्रिमोनियल होम और दोनों पार्टी के साइन होने होते हैं, राइट. सो लेट्स से अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी थी बिफोर मैरिज एंड देन ऑब्वियसली दे मेट द स्पाउस एंड गॉट मैरिड, सो इट डजंट रियली मैटर कि मैरिज से पहले घर एक बंदे के नाम पे था. एट द एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी स्प्लिट 50-50. मतलब जो भी जो अपना लॉ है कोर्ट विल डिसाइड अंटिल इट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, राइट. सो लेट्स से अगर किसी का मैट्रिमोनियल होम उसको गिफ्ट किया जाता है या उसकी इनहेरिटेंस है, इस एक्चुअली ये भी सेम सिचुएशन होगी. इनहेरिटेंस में अगर वो बंदा पैसे लेके डाउन पेमेंट कर रहा है अपने घर की, सो प्रीटी मच अगेन इज़ गोना बी स्प्लिट 50-50.
and until he has some kind of prenup signed prior to that. और in case अगर किसी पेरेंट्स ने मैरिज में उसको गिफ्ट किया है मनी टुवर्ड्स द डाउन पेमेंट, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दैट इज़ अगेन समथिंग जो दूसरा स्पाउस है जो जिसने डाउन पेमेंट में पैसे नहीं डाले थे, लॉ सेज दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू रीपे द गिफ्ट बैक, राइट? अगेन law is evolving, and as I said, I'm not a attorney or a lawyer. I'm just giving you my advice, what I learned dealing with my clients over last 15 years कि कैसे होता है, right? So the spouse जो down payment नहीं डालते, they are not supposed to, they are not required to repay the down payment again, right? और जो भी इसमें dividing होते हैं asset के, either you have to have a contract prior to that like prenup. दूसरे उसके क्या solution हो सकते हैं कि समटाइम आई मीट माई क्लाइंट्स हुज किड्स आर गेटिंग मैरिड, उसको मैं ये भी कहता हूँ कि आप जो मनी है डाउन पेमेंट की, यू कैन लोन द मनी टू योर किड्स. सो एक जो बच्चा जिसकी शादी हो रही है, यू कैन लोन द मनी, सेट टर्म्स एंड कंडीशन इन अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन एट अ लॉयर्स ऑफिस कि दे आर सपोज टू पे बैक एट फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक अ मॉर्गेज पे करते हैं. सेकेंड जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जैसे जो पेरेंट होते हैं वो टाइटल अपने नाम पे रख सकते हैं. सो बेसिकली इफ द किड्स आर गेटिंग मैरिड and they are not sure कि फ्यूचर में क्या होगा, they can keep the title in their name and let the kids live there and then they won't lose it. थर्ड टेक्निक ये हो सकती है कि they can keep जो भी पैसा बच्चे का है they put in a trust with the lawyer, some trust में रख दें, so that doesn't belong to the spouse. But again there are some situation cases हुए हैं where a good lawyer can go and attack the go trust में जो मनी पड़ी हुई है. So those things you have to be guys really careful. जो कॉमन लॉ है ऑब्वियसली रिलेशनशिप, जैसे कई मैरिड कपल विदाउट मैरिज, कई कपल अपना इकट्ठे रहते हैं 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, उनमें जो ये लॉ है मैरिज का, जो लीगल राइट्स हैं, दे डोंट अप्लाई. सो व्हाट बेसिकली द लॉ सेज, व्हाट एवर वॉज योर्स प्रायर टू द रिलेशनशिप, जो भी आप रिलेशनशिप में लेके आ रहे हो, रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद भी यू कैन टेक इट आउट एंड यू डोंट हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम योर पार्टनर कि आपने कुछ बेचना है. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंशिएशन विद द कॉमन लॉ पार्टनर एंड जो लीगली मैरिज होते हैं, राइट? सो बेचने वक्त गाइस आपकी जो ऑप्शंस होती हैं वो ये होती हैं कि चार बेसिकली सॉल्यूशंस निकालते हैं जो कपल्स होते हैं. सबसे पहला सॉल्यूशन कि यू कीप द हाउस एंड यू बाय योर पार्टनर आउट. सो लेट्स से अगर उसमें पहली केस में आपकी प्रॉपर्टी 6 लाख की है और उस पर मॉर्गेज रहती है 2 लाख की, राइट? सो व्हाट हैपन इज आपकी इक्विटी 4 लाख है. सो अगर आप उसको बेचते हो तो 50-50 के हिसाब से 2 लाख आपका, 2 लाख स्पाउस का. So what you need to do is basically you need to go to the bank, get extra 200,000 from your equity to pay off your spouse. So आपकी जो मॉर्गेज होगी 2 लाख की बजाय बढ़ के वो 4 लाख की हो जाएगी. Obviously you have to qualify. और जो बैंक्स होते हैं they will check your debt ratios and obviously जो आपका separation agreement है, they want a copy of the separation agreement as well to calculate your ratios और जो भी आपकी obligations होती हैं. So those things also have to be understood. और property has to be appraised in the market by a certified appraisal and then जो उसका appraisal होता है that is very critical कि जब आपने मूव करना है, because down the line taxation के एंगल से भी वो रिपोर्ट आपकी हेल्प कर सकती है, एंड जो उसके बाद वाली बात है that is also very critical. So let's say अगर कोई बंदा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है and that is not the matrimonial house, को रेंटल प्रॉपर्टी है. सो जो कोर्ट का कहना है कि लेट्स से मैरिज से पहले उस प्रॉपर्टी का दाम था 4 लाख, आज वो बढ़ के 6 लाख हो गई है. सो द कोर्ट कहता है कि जो आपकी एग्जेम्पशन है वो 4 लाख है. बिफोर मैरिज अगर आपकी वो प्रॉपर्टी 4 लाख की थी, सो जब उसको बेचते हो लेट्स से पेड फॉर, तो वो 4 लाख आप रखोगे. उसके बाद जो भी 2 लाख की ग्रोथ हुई है इट इज़ स्प्लिट अगेन अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, और उसमें जो होती है वो सेपरेशन एग्रीमेंट में आपको लिखना पड़ता है, राइट? सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो दूसरा स्पाउस है वो आपकी प्रॉपर्टी बाय आउट कर रहा है, तो उसमें भी सेम चीज़ ही होती है, दे हैव टू गो थ्रू द बैंक एंड हैव द प्रॉपर प्रोसेस. थर्ड थिंग होती है कि दोनों पार्टनर मिलकर कहते हैं चलो प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, राइट? एंड वंस दे सेल इट आइदर वाया कोर्ट ऑर्डर और म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट कैन ऑल्सो हैपन. दैट इज़ अ थर्ड सिचुएशन. सो मेक श्योर कि जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो दोनों मिल के, राइट, एंड सेपरेशन जो आपका एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो गया है, क्योंकि अगर वो फाइनलाइज नहीं होता आपका सेपरेशन एग्रीमेंट, जो लॉयर है वो मनी रिलीज़ नहीं करेगा, वो अपने ट्रस्ट अकाउंट में रखेगा अनटिल उसको कोर्ट का ऑर्डर मिलता है. सो दैट इज़ अ थर्ड आई सी कॉमन थिंग. फोर्थ कैन हैपन है कि जैसे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं एंड दे लव द नेबरहुड, सो जस्ट नॉट टू डिसरप्ट देयर लाइफ, पार्टनर कहता है चलो
एक बंदा इस घर में रह के बच्चों की केयर करेगा और एक जो स्पाउस है वो मूव आउट कर जाएगा. इट्स नॉट वेरी कॉमन बट दैट इज़ वन सोल्यूशन एज वेल, राइट. एंड उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्गेज का क्या होता है. सो गाइज, यू एज आई सेड, यू हैव टू गेट ए न्यू मॉर्गेज. जब हम न्यू मॉर्गेज लेते हो तो बैंक आपका सारा जो है डेट रेशियोज, लाइबिलिटी सब देखता है. एंड देन ऑब्वियसली इरेस्पेक्टिव कि आप घर में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल द मॉर्गेज एंड टैक्स पेमेंट्स अनटिल कि आपकी सेपरेशन डिवोर्स हो गई है और उस बंदे का नाम टाइटल से निकल गया है. पर जब तक टाइटल पे नाम है, चाहे आप घर में नहीं भी रह रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल प्रीटी मच इक्वली. कोई भी यूटिलिटी बिल है, कोई भी कुछ है, कोई क्रेडिट है, सब आपके ऊपर आता है, राइट. एंड देन टैक्स, आप लैंड ट्रांसफ़र के बारे में आप सोचिए. लेट्स से अगर आप घर बेचते हैं, आपका शेयर आपका स्पाउस खरीद रहा है, सो टैक्सेशन के हिसाब से हम रोल ओवर कहते हैं. दैट इज़ समथिंग यू कैन डिस्कस विद द अकाउंटेंट एज वेल. सो एक जो पार्टनर दूसरे से खरीद रहा है, अगर उसमें फॉर्मल सेपरेशन एग्रीमेंट नहीं है, ही माइट हैव टू पे लैंड ट्रांसफ़र जो टैक्स है म्यूनिसिपल और ओंटारियो का जो होता है. सो देयर माइट बी टू लैंड ट्रांसफ़र टैक्स दैट ऑल्सो हैज़ टू बी अकाउंटेड फॉर. एंड देन उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप घर तीसरी पार्टी को बेचते हो, इट हैज़ टू बी हैव अ फेयर मार्केट वैल्यू. इट हैज़ टू गो ऑन द मार्केट एंड देन द अदर पार्टनर जो है ही हैज़ टू बिड ऑन द सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक पब्लिक, राइट. सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल. एंड जो मैं एक टिप देता हूँ क्लाइंट को, जब हम प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो मैं उनको कहता हूँ कि यू स्टेज इट. ये ना हो कि बंदा सारा सामान निकल गया एंड देन जो प्रॉस्पेक्टिव बाहर आ रहे हैं दे उनको भनक लग जाए कि आपकी प्रॉपर्टी में डिवोर्स हो रहा है एंड यू आर ए डिस्ट्रेस सेलर. सो व्हाट यू डू इज़ यू कीप इन द वॉशरूम्स 2 टॉवल्स, 2 टूथब्रश, बच्चों का भी सामान पड़ा हो, पार्टनर का भी सामान पड़ा हो. सो नो बडी नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बिकॉज दैट इज़ अनदर थिंग. एज आई सेड, माई फिड्यूशरी ड्यूटी इज़ कि मैं जो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करूं, किसी को उनकी पर्सनल सिचुएशन के बारे में ना पता लगे, राइट. एंड देन एज फार एज द कैपिटल गेन गोज़, अगर बंदा वो प्रॉपर्टी से मूव आउट कर जाता है, सो द प्रिंसिपल रेजिडेंस का जो उसका स्टेटस है, इट माइट सीज. अगर उसको आप निकल के रेंट कर देते हो, देयर माइट बी टैक्स इम्प्लीकेशन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेपरेशन एग्रीमेंट में ये लाइबिलिटी, ये जो कैपिटल गेन की है, ये क्लॉज डालें. इससे कल को मतलब ये ना हो कि पैसा सारा कैश लेके दूसरा स्पाउस निकल जाए एंड यू आर ऑन हुक फॉर कैपिटल गेन्स, राइट. बिकॉज टिपिकली जब आप घर में रह रहे हो, इट इज़ टैक्स एग्जेम्प्ट. देयर इज़ नो कैपिटल गेन ऑन योर मैट्रिमोनियल होम. एंड ऑब्वियसली द लॉ इज़ इवॉल्विंग. अगर आप पिछले 5 सालों में से 2 साल उसमें रहते हो, यू कैन गेट अप टू $500,000 टैक्स फ्री. बट अनटिल आपका डिवोर्स होता है एंड देन यू बेसिकली सेल इट, आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र कि इसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं. अपने लॉयर से राब्ता करें because you might be on the hook. And obviously if it's not a primary, आपके पास और भी अलग सेकेंडरी होम्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ओंटारियो में, उन सब के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अंडर फैमिली एक्ट. सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू डिस्कस. एंड मेक श्योर करें, आप बच्चों से बात करें, मेक श्योर उनकी लाइफ डिसरप्ट ना हो. So that way you can also keep your property if you are financially solid as an investment property. But appraisal अगर किया होगा, so down the line you can claim कि जितने साल आप उसमें रहे थे वो tax exempt है, उसके बाद you can pay capital gain on it, right? So guys, my name is Jimmy Singh. I've been helping my clients sell real estate for the last 15 years all over Southern Ontario. I specialize in GTA, Hamilton, Golden Horseshoe, Kitchener-Waterloo and London. So if you have any further question, feel free to call me. एंड कई बारी मैंने ये भी देखा है कि अगर 2 स्पाउस जब डिवोर्स होते हैं, दोनों बंदे एग्री नहीं करते एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज को हायर करने के लिए या एजेंट को हायर करने के लिए. एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन को लिस्ट विद 2 डिफरेंट एजेंट्स. सो लेट्स से एक पार्टनर कहता है कि मैंने तो अपने इसके साथ ही जाना है. इफ़ यू डोंट एग्री टू दैट, यू डोंट हैव अ ट्रस्ट, यू कैन कॉल आवर ब्रोकरेज. वी आर मोर देन ओपन टू को लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड वर्क टुगेदर विद द अदर ब्रोकरेज टू fetch you the top dollar. And if you have further question, you can visit my website www.supermaxrealty.ca और मेरे से राब्ता कर सकते हैं 647-961-2639. And if you like this video, go to my channel Real Estate Edge with Jimmy Singh. Give it a thumbs up, or if you have any further questions, you can put in a comment and I will reply. Thanks for watching. Have a very wonderful day.